सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। हमारे साथ महमूद मौलवी साहब हैं, बिज़नेसमैन हैं और गंदम के हवाले से बहुत बड़ा नाम है बिज़नेसमैन का। एज ए बिज़नेसमैन महमूद मौलवी साहब, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। अच्छा महमूद मौलवी साहब, हमारे पास क्योंकि ये सेगमेंट है, एक्सक्लूसिव आपको दिया है, ये 18-20 मिनट का हमारा सेगमेंट है, तो हम चाहेंगे ज़रा तेज़ चलें और आपसे असल हक़ाइक़ मालूम करें। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताइए कि अभी जो इस वक्त मुल्क के अंदर गंदम स्कैंडल के ऊपर बात हो रही है, कमेटी भी बना दी गई है। अब इसके ऊपर मुख्तलिफ बातें हैं कि गंदम मौजूद था, उसके बावजूद जो है वो गंदम मंगाया गया। ये भी कहा गया है कि जनाब गंदम की वाफर मकदार थी, $1 बिलियन की मंगाई गई, कोई 85 अरब रुपए इसमें मुनाफा कमाया गया और जो गंदम ऑलरेडी मौजूद थी, अब वो किसान को जो 3,900 में देना था, अब वो ख़रीदने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है और किसान जो है वो बेचारा अब उसको 2,900 में 2,000 में बेच रहा है। तो ये एक्चुअली है क्या ये स्कैंडल सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको इसको वहाँ से ले चलता हूँ, सितंबर से ले चलता हूँ, जब गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जी गंदम इंपोर्ट करना है। वो डिसीजन क्यों लिया गया? वो डिसीजन इसलिए लिया गया सितंबर 2023, आटे का सितंबर 2023 बिल्कुल निगरान हुकूमत थी। सितंबर 2023 थी, निगरान हुकूमत थी। ये डिसीजन इसलिए लिया गया कि आटे का बहरान था और आटा 160-170 रुपये किलो बाज़ार में बिक रहा था और ख़दशा ये था कि गंदम की कमी की वजह से कि ये आटे की कीमत 200 से ऊपर भी चले जाएगी, 200 सवा 200 हो जाएगी। उसकी वजह है कि गवर्नमेंट के पास, बिल्कुल आपने सही कहा, 40 लाख टन जो है वो उनके पास अपने गोदामों में मौजूद था। प्राइवेट सेक्टर ने या बिल्कुल मौजूद था और प्राइवेट सेक्टर ने के पास कितना है वो फिगर्स किसी के पास नहीं थी कि जी काश्तकार के पास या कुछ ज़मींदारों ने के पास या जो है मैं कहूँगा ज़ख़ीरा अंदोज़ों के पास कितना है, गवर्नमेंट को इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था। 40 लाख मौजूद था। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। यस। अब लोग ये नहीं सोचते कि जी 40 टन पंजाब में मौजूद था या ओवरऑल पूरे मुल्क में था सर? नहीं, ओवरऑल पूरे मुल्क में था। ठीक है ना। अगर जब ओवरऑल, हमको ये सोचना चाहिए कि जी हमारी कंजम्पशन इस मुल्क की तकरीबन 23 से 24 लाख टन माहाना है जो है पाकिस्तान कंज्यूम करता है। तो अगर 24 लाख टन है तो आप ये देखें कि 1.5 महीने के रिज़र्व स्टॉक्स थे। दुनिया भर में लोग जो है 3 महीने 4 महीने के रिज़र्व रखते हैं कि खुदा न खास्ता अगर कोई किल्लत हो जाए तो वो जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे मार्केट में। ये एक नॉर्मल स्ट्रेटजी है। तो ये कहना है कि जी 40 लाख था उस वक्त क्यों मंगाया? अब जब गंदम मंगाया, अच्छा मंगाया कितना गया सर ये बताइए अब क्लियर। आपको ये भी फिगर देना है कि मंगाया कितना गया, आखिर डिमांड कितनी थी? मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल, देखिए मंगाया गया है जो कि आ चुका है, ये है 36 लाख टन आया है। ठीक है ना। जबकि मेरा अंदाजे के मुताबिक इसको आना चाहिए था 30 लाख टन और मगर 36 आ चुका है। इसमें मैं कोई कभी गलत नहीं कहूँगा। 36 लाख टन आ चुका है। 30 लाख टन तो चाहिए ही चाहिए था। इससे फ़र्क क्या पड़ा? इससे मेन इफ़ेक्ट ये पड़ा कि गंदम की कीमतें नीचे आती गई और ऊपर नहीं गई। 150 से 130 हो गई, 120 हो गई। और गंदम की कीमत या आटे की कीमत? गंदम की कीमत या आटे नहीं, आटे की कीमत जो है 130, फिर 120, फिर 115 रफ्ता रफ्ता नीचे आता गया और गंदम की कीमत 110 रुपये, जो इम्पोर्टेड गंदम है वो शुरू में 110 रुपये में भी बिका,
फिर 105, 104, 102, फिर 99, और आज जो है वो गंदम जो है मेरे ख्याल से 78 और 80 रुपये बिक रहा है, क्योंकि जिनके पास स्टॉक है वो है। अब आप मुझे बताएं, एक तरफ हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं कि जी हमें आवाम को रिलीफ देना है, आवाम को अगर वो आधी कीमत में हुकूमत जो है आटा दे रही है, तो आज कुछ सियासी लोगों को तकलीफ़ है कि जी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उस पर वो माइलेज उठाना चाहते हैं, वो मीडिया माइलेज चाहते हैं। आप मुझे बताएं 24 करोड़ या 22 करोड़ आवाम को जो ये आटा आज 95, 90 और 100 रुपये में मिल रहा है, क्या ये खुशाइन बात नहीं है? क्या ये जो इस मुल्क के आवाम के लिए अच्छी बात नहीं है? और फिर उसके बाद आप देखें कि ये जो इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि जी जो है 3200 रुपये में जो है गंदम बिक रही है। बिल्कुल मैं कहूँगा 3200 में बिक रही है। गंदम की कॉस्ट क्या आ रही है? गंदम की कॉस्ट जो है 3200 रुपये में भी बहुत नफ़ा है उनको। उसकी मैं वजह बताऊँ क्यों। कुदरत ने हमारे साथ बड़ा करम किया इस मुल्क के ऊपर। इस साल गंदम का उतारा जो कि 35 से 40 मन आता था, बहुत सी जगहों पे 50-55 मन उतरा है। अब जब 50-55 मन उतरा है तो गंदम जो है उसके ऊपर कॉस्टिंग जो है और नीचे आ गई। देखिए ये कहना कि जी 40 रुपये में गवर्नमेंट ने 39 में अलाउ किया और 39 में ही उतरना है, तो ये कहाँ का इंसाफ है कि अगर ज़मींदार लाखों रुपया बनाए तो वो देखा नहीं जा रहा है। आवाम अगर वो थोड़ी सी सस्ती रोटी खा रही है, वो सबकी नज़र में खटक रहा है। सारी पॉलिटिकल पार्टी जिस वक्त लगी हुई है, क्योंकि उनको ये मालूम ही नहीं है कि मेन इशू क्या है। उनको एक इशू मिल गया, उन्होंने कहा जी गंदम, उन्होंने कहा जी हर आदमी ट्वीट कर रहा है, फेसबुक वगैरह वगैरह। आप मुझे बताएं कि क्या कौन सी खराबी। अब फिर वो कहते हैं कि जी इसमें करप्शन हुआ। किस चीज़ का करप्शन हुआ? प्राइवेट सेक्टर ने मंगाया है, मंगाने वाले कोई 38 लोग हैं, कोई एक आदमी 2 आदमी नहीं है, 38 लोग, जिसमें फ्लोर मिल भी हैं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के कुछ बड़े, जिसको मैं कहूँगा इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, जिसमें जो कि बैरूनी मुल्की कंपनीज़ हैं, उन्होंने भी मंगाया। देखिए नफ़ा नुकसान हर एक का हक है, मगर जहाँ तक एक जो गलती है, इसको वहाँ पे रोक लेना चाहिए था कि जी 3 मिलियन, क्योंकि वो इंटीरियम गवर्नमेंट जो कि आखिरी में जब जा रही थी, ये डिसीजन लेने में देर किया है, इसमें कोई ये नहीं है। अगर वो डिसीजन ले लेते कि जी 3 मिलियन के ऊपर स्टॉप कर देते तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतर होता। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर, अगर गंदम मौजूद थी 40 टन आप कहते हैं और 36 टन जो है वो गंदम मंगाई गई, तो मुझे ये बताएं कि अगर वाकई गंदम की शॉर्टेज थी, तो फिर ये जो किसानों के पास गंदम है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वाफिर मकदार में है, फिर पंजाब हुकूमत क्यों नहीं उन गंदम को ख़रीद रही है उन रेटों के ऊपर जो ऑलरेडी कमिटेड थे? आपके जो हुकूमत थी वो कमिटेड थी। अब देखिए मैं इसका जवाब आपको दे दूं। गंदम मंगाया गया है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो 36 लाख टन एक माह में नहीं आया है, ये हर माह को अगर आप डिवाइड करेंगे तो हर माह आता गया। आखिरी का जो 6 लाख टन आया है, उससे जो है इफ़ेक्ट थोड़ा बहुत पड़ गया है। और आप ये देखें ना, अगर उतारा 1 एकड़ में 35 मन आता था और अगर अब 50 मन आता है, तो कितना परसेंट ऊपर चला गया? 20% इजाफा हो गया, 15% इजाफा हो गया। किसी किसान को बुला के पूछें क्या उतारा बेहतर हुआ है नहीं हुआ है, इजाफा हुआ है नहीं हुआ है, उनकी कॉस्टिंग क्या है? अगर जो है आप देखें 2000 में वो बेचारा किसानों के सरबराह भी तो बोल रहे हैं। नहीं 2000 में कहीं पे भी नहीं, 2900 3200 भाई ये बेच रहे हैं, जबकि उनका ये डिमांड था किसानों का। मैं पढ़ रहा था कि 3900 हुकूमत ने वादा किया, हालांकि 2023 में पीछे भी था, और किसानों का ये ख्याल था कि हर चीज़ महंगी हो गई है। वो महंगी होने के बावजूद 3900 का बेचने के बजाय वो 3200 में 2900 में बेच रहे हैं, तो किसानों को तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और उसकी वजह है कि जनाब वाफिर मकदार में हमारे पास पंजाब की सरकार ये कहती है कि हमारे पास गंदम मौजूद है, इसलिए हम क्यों लें?
नहीं उसकी नहीं, मैं बताऊं, देखिए सरकार इसलिए नहीं ले रही है कि सरकार के पिछले जो इंटरेस्ट थे, वो जो 18th अमेंडमेंट के जो इंटरेस्ट थे, देखें ये गंदम जब सरकार रखती है इसके ऊपर बैंकों से लोन लेती है, उसके ऊपर इस वक्त 22% या 23% इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो सरकार जो इंटरेस्ट दे रही है वो कहाँ से क्लीन आउट करेंगे? सरकार पे इंटरेस्ट दे रही है। आप देखें अगर अरबों रुपए का गंदम लेके रखा हुआ है तो पिछले, देखिए अगर एक चीज़ है कि जिसकी कीमत अगर 3000 होनी चाहिए, अगर आप पॉलिटिकल लोग जो है सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज के लिए उसको 4000 में लें, तो वो ये कहाँ का इंसाफ है? एक बात मुझे बताएं, पिछले साल पे चले आते हैं। पिछले साल सरकार गंदम मांगती रही, ज़िला बंदी करती रही, किसान गंदम नहीं देते थे, डीसीज को एक्शन में आना पड़ा कि भैया गंदम रिलीज़ करो। उस वक्त किसी ने एतराज़ नहीं उठाया। आप मुझे बताएं ना, जब गंदम सरकार मांग रही थी कि भैया हमें दे दें, हम स्टॉक में हमारे पास शॉर्टेज है, ज़मींदार उनको गंदम नहीं दे रहे थे, ज़िला बंदी करनी पड़ी। उसके बाद जो है उनको पूरा जो जितना उनको चाहिए था उतना उनको मिला नहीं। तो ये अगर नज़र आ, देखिए ये ओपन मार्केट है, अगर कोई चीज़ कम होती है और ज़्यादा होती, जब ज़्यादा होती है तो किसान को ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आप मुझे बताएं ना, कौन सी चीज़ें जो इस वक्त ये हुकूमत को जो है बदनाम कर रहे हैं? चीज़ों की कीमतें कम नहीं हुई क्या? दाल की कीमत कम नहीं हुई क्या? आटे की कीमत कम नहीं हुई क्या? घी की कीमत जो है कम नहीं हुई? आप मुझे बताएं ना, जो चीज़ों की कीमतें कम हो रही हैं, क्या स्टील की कीमत कम नहीं हुई? सीमेंट की कीमत कम नहीं हुई? आप बैठ के मतलब किसी भी बिजनेसमैन को बुला के पूछें कि स्टील की कीमत कम नहीं हुई है, सीमेंट की कीमत कम नहीं हुई है, गाड़ियों की कीमत आप देखें पिछले हफ्ते ही कम हुई है। ओवरऑल महंगाई जो है 38% से 21% आ गई है। मेरे प्रोग्राम में वज़ीर ख़जाना ने इस बात को बताया है और वो ये कहते हैं कि आइंदा सिंगल डिजिट तक चले जाएंगे। मैं एक सवाल जो करप्शन के हवाले से कहा है, बात नहीं जी सर बिल्कुल, मैं एक करप्शन के हवाले से ये मेरे सामने है, ज़रा इसकी तस्दीक कर दें। कहते हैं कि 22 अक्टूबर 2023 को अलाउ किया गया जो निजी शोबे से, जैसे आपने जिक्र किया, मंगाया गया। यूक्रेन से 8 दिन में जहाज़ आकर लग गया, जबकि एटलीस्ट 24 से 25 दिन लगता है एक। इसका मतलब है एलसीज पहले खुली। फिर उनका ये कहना है कि 3100 रुपये जो है वो जो मंगाई गई है गंदम, वो 3100 रुपये के हिसाब से बेची गई, नहीं मंगाई गई 3100 रुपये के हिसाब से मंगाई गई, और पंजाब में 4300 रुपये के हिसाब से बेची गई। और पंजाब की जो मौजूद थी, ये यूक्रेन की बात कर रहा हूँ मैं, और पंजाब में जो मौजूद थी उसको कहा गया कि आप 46 रुपये में बेचें, जिसकी बुनियाद पे कहा जाता है कि तकरीबन कोई 300 अरब रुपए का करप्शन हुआ है। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, करप्शन नहीं हुआ, आप इसको लोग मिक्सअप कर रहे हैं। जो है रिलीज प्राइस पंजाब का एक था, उनका माल उठा इसलिए नहीं क्योंकि उससे सस्ता जो है यूक्रेन की गंदम आ रही थी, तो वो माल कोई ख़रीदने को तैयार नहीं था 3900 में, क्योंकि अगर 3900 से ऊपर होता तो फिर तो लोग पंजाब का माल लेते, गवर्नमेंट का, जो प्राइवेट सेक्टर का माल नीचे था। अब आप जो कह रहे हैं कि वो गंदम का जहाज़ कैसे आ गया, वो देखें, लुइस ड्रेफस एक बहुत बड़ी कंपनी है जो दुनिया में हर ममालिक में उनकी कंपनीज हैं जो कि ट्रेडर्स हैं वीट और बहुत से आइटम्स के, वीट, चावल जी। वो कंपनी के पास, उन लोगों के पास जहाज़ फ्लोटिंग पे होता है कि जी जहाज़ लोड करते हैं और फिर वो जो है कहीं पे भी उसको डाइवर्ट कर देते हैं। ये किसी प्राइवेट सेक्टर ने नहीं मंगाया, ये लुइस ड्रेफस जो है बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है, और अगर आप लिस्ट में देखेंगे सरे फेरिस उनका नाम है, मेरे ख्याल से 8.5 लाख टन गंदम, तो वो एक कंपनी है लुइस ड्रेफस जिसने पाकिस्तान में गंदम लेके आई है। अच्छा सर, ये बताएं, ये मुझे ये बताएं, वजारत तजारत जो कहा जा रहा है, इल्ज़ाम है, मैं उनको सामने ला रहा हूँ कि टीसीपी जो एक इदारा है बहुत इंपॉर्टेंट सरकारी, आप जानते हैं सर, दूसरा वजारत तजारत, उन्होंने कुछ तजावीज़ दी थी गंदम के हवाले से, और यही दी थी कि वाफिर मकदार में गंदम मौजूद है। वज़ीर तजारत ने मना भी किया था, इसके बावजूद नज़रअंदाज किया गया और एक समरी मूव की गई आपके काबीना को, और ये सर्कुलेशन में इसकी अप्रूवल ली गई। कहते हैं $1 बिलियन
जो है इसमें इन्वेस्ट किया गया और ये पाकिस्तान की ख़जाने पर भी बोझ है और इससे करप्शन भी हुई जो इसका जिक्र किया गया और आपकी वजारत और टीसीपी ने इसके ऊपर एतराज़ किया था। क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैंने देखे टीसीपी चाह रही थी कि गंदम जो है वो खुद इंपोर्ट करे और पिछले साल जब टीसीपी ने गंदम इंपोर्ट किया था उनसे ज़रा लिस्ट मंगा के पूछे उन्होंने कितने में किया। प्राइवेट सेक्टर ने $280 से लेके $290 और मैक्सिमम अगर किसी प्राइवेट सेक्टर ने दिया होगा $300 दिया होगा। टीसीपी ने जो गंदम मंगाया था वो $450 में मंगाया था, 450 और 500। देखिए गवर्नमेंट ने जब मंगाया तो उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो जाती थी, वो कॉस्ट में नहीं आ रहे थे। और प्राइवेट सेक्टर से देखिए जो हम घड़ी घड़ी कह रहे हैं $1 बिलियन, बिल्कुल $1 बिलियन हुआ है। $1 बिलियन का देखें गंदम आया है। अगर नहीं मंगाते और गंदम आटे की कीमत 250 पे चले जाती और अफरा तफरी फैलता, उसके जिम्मेवार कौन होते? गवर्नमेंट ये डिसीजन नहीं लेती। मार्केट जो है 120 से शुरू होके आटे की कीमत जो है अप्रैल से सितंबर में 60 रुपये जो बढ़ गए थे, उसमें किसका हाथ था? देखे ना, ये भी तो देखे ना। अगर उसको स्टॉकिस्ट लेके ऊपर जा रहा था, देखें इससे एक सबक मिल गया स्टॉकिस्ट को, आज जो वो स्टॉक नहीं कर रहे। आज भी आप स्टॉकिस्ट को ऑफिशियली अलाउ कर दें, ये 80 रुपये में क्या 3500 रुपये में लेके रख लेंगे, क्योंकि लीगली गंदम रख नहीं सकते आप, एसेंशियल आइटम में आता है। इसीलिए ये कि आज मुझे पता ना स्टॉकिस्ट छुप छुपा के रखता है, उनको ये पता, उनको नफ़ा नहीं मिला। पेट में दर्द उस ज़ख़ीरा अंदोज का है जिसने गंदम को स्टॉक किया था, ये सोचते हुए कि मैं इसको ले जाऊंगा और 200 रुपये किलो बेचूंगा। जब हुकूमत ने उनका ये जो है इरादा तोड़ दिया इंपोर्ट करके, आज उनको तकलीफ़ उस वक्त हो रही है। स्टॉकिस्ट अपना माल निकालना शुरू किया। आप मुझे बताएं ना, मार्च से लेके जब फसल कटी थी 2023 में, अप्रैल से कीमतें गंदम की और आटे की सितंबर तक क्या बढ़ती नहीं चली गई? हर माह 10 रुपये 20 रुपये बढ़ता नहीं चला गया? वो किसके उसके जिम्मेवार को था? तो हुकूमत को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना था। अच्छा सर, ये मौजूदा हुकूमत ने एक कमेटी बना दी है इस बुनियाद के ऊपर, और मौजूदा हुकूमत के ही अहम तरीन लोग, सियासी जमातें तो छोड़ें, मौजूदा हुकूमत के अहम तरीन लोग बाज़ाफ्ता इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस जो गंदम मंगाई गई है ये बहुत बड़ा करप्शन है और इसके ऊपर कमेटी भी बना दी गई है। तो आप क्या समझते हैं सर कि कमेटी के बनने का मतलब ये है, बल्कि कुछ लोग तो ये एतराज़ कर रहे हैं कि हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, सबूत है, कमेटी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक्शन लेना चाहिए उनके ख़िलाफ़ जिन्होंने ये गंदम मंगवाई थी। इसके ऊपर फाइनल कमेंट चाहता हूँ सर आपका। देखिए मैं आपको बता दूँ, ये कमेटी 10 रुकनी क्या 100 रुकनी कमेटी बना दें, 1 रुपये की करप्शन नहीं हुई है। ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि मैं इस ट्रेड में पिछले 20 साल से हूँ। जब होती है मुझे पता होता है, ये उस वक्त करप्शन होती है जब वो बारदाना खरीदते हैं। बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं सर आप, दी जाती है। आप बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं सर। मैं बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी मैं बिल्कुल दावे से कह रहा हूँ, 1 रुपए का करप्शन नहीं है। मैं और अगर कल कमेटी और कल कमेटी ने अगर फर्ज कीजिए, तो कहते हैं लोग कि डॉक्यूमेंटेड है हर चीज़, तो कल कमेटी ने अगर फर्ज कीजिए ये दे दिया रिकमेंडेशन पे कि हाँ जी करप्शन हुई है, तो महमूद मौलवी साहब फिर आप कहाँ खड़े होंगे? मैं जो है अपना कारोबार जो है ना, गंदम का कारोबार छोड़ दूंगा अगर कोई भी कमेटी ने ये साबित कर दिया कि जी ये इसमें करप्शन हुई है। तो बड़ी बात कर दी सर आपने। तो फिर ये क्यों सर 1 उसकी जी बोले सर, बोले सर। उसकी माइलेज है, देखिए ये माइलेज लोग ले रहे हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे ये उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का नाम ले दिया, प्राइम मिनिस्टर बेचारे को तो पता भी नहीं था। ठीक है सर। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हमारे साथ नए मेहमान होंगे। एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। अब इस सेगमेंट में हमारे साथ रऊफ़ हसन साहब हैं, और रऊफ़ हसन साहब सेक्रेटरी, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ की। रऊफ़ हसन साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है जी आपकी, डॉक्टर साहब, थैंक यू।
बहुत शुक्रिया। पहला सवाल जो मेरा है सर वो ये है कि किसी भी हुकूमत का तर्जुमान जो होता है वो उसका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता है, ये तय है, ये पूरी दुनिया में है। इसी तरह हर सियासी तंजीम का जो मेन तर्जुमान होता है वो सेक्रेटरी इत्तलात होता है, और आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं। लेकिन सर क्या वजूहत है कि पीटीआई के कई तर्जुमान हैं और उन तर्जुमानों की जो स्टेटमेंट है वो पीटीआई का एक मौक़िफ़ सामने नहीं आता है, इमरान ख़ान का एक मौक़िफ़ सामने नहीं आता है। इमरान ख़ान का असल बयान आवाम तक, मीडिया तक, लोगों तक, दूसरी सियासी जमातों तक किसका जाए, किसका माना जाए? थैंक यू डॉक्टर साहब। देखिए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बहुत सारी आरा होती हैं और हैं, हमारी पार्टी में भी ऐसी आरा पाई जाती हैं, लेकिन मरकज़ी तर्जुमान होने की हैसियत से जो मैं बयान देता हूँ वो पार्टी पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, वो मेरा ज़ाती बयान नहीं होता। सिमल्टेनियसली बाकी हमारे सब जो मेंबर्स हैं, जो हमारे बहुत मोहतरम मेंबर्स हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। इसका मतलब नहीं कि वो गलत स्टेटमेंट होती है, लेकिन टेक्निकली जो मैं ये सवाल टेक्निकली जवाब दूंगा कि जो मेरी स्टेटमेंट होती है वही पार्टी की पोजीशन की तर्जुमानी करती है। फौज से मुज़ाकरात के हवाले से शहरियार आफरीदी साहब का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ है, गौहर ख़ान जो चेयरमैन है उनका भी बिल्कुल मुख्तलिफ है और आपका बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो आपका और गौहर ख़ान जो चेयरमैन है उनका बड़ा इख्तिलाफ है स्टेटमेंट पे, इसको क्या कहेंगे सर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इख्तलाफ है जी। मेरा ख्याल है कि जो अल्फाज का चुनाव होता है वो अपना अपना होता है, जो भी शख्स बात करता है वो चेयरमैन सर आपने ये कहा कि माजरत के साथ मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि फौज से बात करने के लिए 1.5 साल से हमारी कमेटी इंतज़ार कर रही है लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही है, ये आपका स्टेटमेंट है जो मैंने किसी जगह पढ़ा है, उसकी तरदीद या तायीद नहीं, ये मेरा स्टेटमेंट डॉक्टर साहब नहीं है। मैंने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि इंतजार कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या स्टेटमेंट? मुझे एक चीज अपनी याद होती है। तो क्या स्टेटमेंट? वो मैंने जी मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था कि खान साहब ने तकरीबन 1.25 से 1.5 साल पहले, मुझे एग्जैक्ट टाइम की एसरटेनमेंट नहीं है, वो उन्होंने कहा था उस वक्त एक स्टेटमेंट दी थी कि हम फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं, और उस वक्त उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी थी। और अब आके वो कमेटी उस वक्त बनी थी, वो बड़ी पुरानी बात है, उसके बारे में तो मेरा ख्याल है कि बात हुई नहीं, क्योंकि कोई डेवलपमेंट इस फ्रंट के ऊपर नहीं हुई थी। अब उन्होंने आके चूंकि एक हाइप क्रिएट किया हुआ था मीडिया ने बहुत ज़्यादा कि जी पता नहीं क्या अंदर खाने क्या हो रहा है, पीछे क्या हो रहा है, कोई डील हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी सब्सटेंस के। तो खान साहब ने मुनासिब समझा कि इसको डाउस करने के लिए हम 3 लोगों को नॉमिनेट कर देते हैं। वो आपको पता है उन नामों का कि वो अगर किसी स्टेज के ऊपर सर बताएंगे, नाम बताएंगे सर? यह है क्योंकि जाहिर है आप आ रहे हैं और बड़े आपका, हम कहते हैं पूरी दुनिया में सेक्रेटरी इत्तलात मरकज़ी जो होता है वो तंजीम का स्पोक्स पर्सन होता है। उन 3 नाम बताएंगे सर? जो वो 3 नाम में से एक नाम है अली अमीन गंडापुर का, दूसरा सेक्रेटरी जनरल साहब का है और तीसरा शिबली फराज साहब का है। ये 3 नाम है। तो ये क्या है सर? ये कमेटी बनी है? अगर किसी स्टेज के ऊपर कोई एंगेजमेंट होती है तो ये 3 लोग जो हैं इनको ऑथराइज किया है चेयरमैन इमरान खान साहब ने कि ये एंगेज कर सकेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फौज की भी जाहिर है कोई कमेटी होगी, लेकिन शहरियार आफरीदी का स्टेटमेंट आ जाता है कि इमरान खान ने कहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ आर्मी चीफ और DG ISI से बात करेंगे। तो सर पूरा का पूरा जो आपका एक स्टेटमेंट है वो गिर जाता है इस स्टेटमेंट के बाद। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं गिरता नहीं है मेरे भाई। देखिए, खान साहब ने कहा था कि जी इस्टेब्लिशमेंट, लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट यूज़ किया जाता है। अब इस्टेब्लिशमेंट को अगर आप उसको थोड़ा फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो वो फिर चीफ दी आर्मी स्टाफ ही रह जाता है, या दूसरा बंदा जो है वो DG ISI हो जाता है। यही 2 जो शख्सियात हैं वो मेरी जो स्टेटमेंट जब भी आएगी आप निकाल के देख लीजिए, 10, 20, 30 स्टेटमेंट इस सिलसिले में आई हैं, मैंने हमेशा लफ्ज़ इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल किया है। अब इस्टेब्लिशमेंट की अपनी डिस्कशन है कि वो किसको नॉमिनेट करते हैं। अगर स्टेज के ऊपर कोई बातचीत का कोई अंदिया आता है या कोई पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है तो इंटायरली उनकी अपनी डिस्कशन है। मैं नाम नहीं लूंगा कभी भी अपनी स्टेटमेंट में, मैं नाम नहीं। बहुत ही मुनासिब बात की आपने, बड़ी बहुत सही बात की है। अच्छा सर, मैं इस स्टेज पे पूछना चाहता हूँ आपसे, जाहिर है लोग सुन रहे होंगे, फौज भी सुन रही होगी, ये प्रोग्राम सारा देखा जाता है, क्या इमरान खान
अफवाज पाकिस्तान से मुज़ाकरात चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं सर? हमारी पोजीशन ये है जी, बड़ी सिंपल सी है कि इस वक्त जो मुल्क में हुकूमतें काम कर रही हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स की हों या चीफ मिनिस्टर्स की हों, सवाए KPK की हुकूमत के, क्योंकि हम उस कॉन्टेक्स्ट में उस तरीके से हुकूमत में नहीं आए। ये तमाम हुकूमतें ये मांगी की हैं, ये तमाम हुकूमतें जो है इनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है और चीफ मिनिस्टर्स की कोई अथॉरिटी नहीं है। ये मैंडेट, अवाम के मैंडेट को लूट के जो इनकी कशकोल में डाला गया है, थोड़ा सा बार उसी की बेसिस के ऊपर ये लोग हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन असल पावर जो है, असल पावर जिसे मैं कहता हूँ एज आई डिस्क्राइब इट, के पावर का जो मंबा है वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो हुकूमत कर रहे हैं, वही मुल्क को चला रहे हैं। तो अगर आपने कोई मीनिंगफुल डायलॉग करना है, डायलॉग के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, कोई डील की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि लेट मी मेक अनदर थिंग वेरी क्लियर डॉक्टर साहब, अगर आप इजाजत दें। डील जो है, डील हमारी मुलाकात या हमारे मुज़ाकरात का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसको हमने राइट ऑफ कर दिया। किसी किस्म की कोई डील से कभी खान साहब जो वो उन्होंने कहा है कि मैं हुकूमत में नहीं आऊँगा। हमारी डील अगर है तो वो पाकिस्तान के अवाम के साथ है। तो उनके साथ जो मुज़ाकरात होंगे उसका सिर्फ एक ही हमारा है कि चूँकि पावर बेस उनके पास है, चूंकि वो मुल्क चला रहे हैं, वही हुकूमत चला रहे हैं, इसलिए मीनिंगफुल डायलॉग जो है वो सिर्फ उन्हीं के साथ हो सकता है, ना कि उनके अपॉइंटेड लोगों के साथ जिनके पास अपनी कोई पावर नहीं है। बहुत अच्छी, बड़ी क्लियर बात की है। मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल, दो सवाल रखना चाहूँगा। एक तो ये कि सर आपने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि मुज़ाकरात होंगे, डील की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई डील का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन सर जब एजेंडा तो कोई फिक्स होगा ना कि इमरान खान साहब फौज से मुज़ाकरात में जो आप कह रहे हैं कि असल ताकत है, हुकूमत वही चला रहे हैं, उनके साथ बात करना है, तो कोई ना कोई एजेंडा तो आपका होगा जिसकी बुनियाद पे बात होगी। एक जाहिर है, दूसरी तरफ भी अगर मुज़ाकरात होगी तो उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू कुछ होगा, जाहिर है कुछ लो और दो के ऊपर बात होगी, एक चीज़। और दूसरा ये है सर कि जब इतना आप ब्लंटली कहेंगे हम फौज से बात करेंगे या एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। और ये आपके अपने जो तर्जुमान हैं अली मोहम्मद साहब वो कहते हैं, तो कितनी कंफ्यूजन पैदा हो जाती है सर। देखिए, बातचीत का अगर होती है, नंबर एक कि मुझे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं मैंने पढ़ा कि आप किसी अदारे से बात नहीं कर सकते हैं, नंबर एक बात। नंबर दो, ये इंटरप्रिटेशन की भी बात है, कोई शायद और किसी के पास लेके जाए, वो इसकी इंटरप्रिटेशन और करेगी, मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग। सही। अब बात किसके ऊपर होनी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो डॉक्टर साहब आपने किया है। हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी सिचुएशन जो कि पाकिस्तान पिछले 76 सालों से जिन मुश्किलात में घिरा हुआ है, हमारी अंडरस्टैंडिंग में उसकी प्रिंसिपल वजह जो है वो है एस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना। सो हमारी ये बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से जो इस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस है उसको ख़त्म होना होगा। और यही हमारा जो अगर उनके साथ अगर किसी स्टेज के ऊपर मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ फैक्टर उनके सामने रखेंगे वो ये रखेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप हमारी पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहते हैं तो 9 मई के बाद जो हमारी पार्टी के साथ बेगुनाह लोगों के साथ जो हुआ है, एक साल से वो कैद में हैं, एक मुकदमा के ऊपर उनकी बेल होती है तो दूसरे मुकदमे में अरेस्ट कर लिया जाता है, उनमें बच्चियां हैं, घरों से बेघर हुई हैं और उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कोई कसूर नहीं है कि हम बारहा डिमांड कर चुके हैं कि 9 मई के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और ये एसरटेन किया जाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन रिस्पॉन्सिबल है, ताकि मुजरिम गर्दाने जा सकें। अगर किसी का जुर्म इस्टेब्लिश होता है तो लाजमी बात है वो सज़ा का मुस्तहिक होगा। लेकिन लोगों को पकड़ लेना सिंपली बिकॉज की एक परसेप्शन डेवलप की जाती है थ्रू इंटेंस मीडिया हाइप के जी इन लोगों ने अटैक किया है, ये किया है, वो किया है, ये किसी भी मुहज़्ज़म माशरे में, कानूनी माशरे में ऐसा नहीं होता। ठीक है। अच्छा सर, एक एजेंडा जिसके ऊपर आपने बात की इस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट, तो यकीनन 2018 में और उसके बाद जो PTI का या इमरान खान का फ़ौज के साथ इन्वॉल्वमेंट या उनको एक्सटेंशन देना, ये और बहुत सारी बातें जो मैं लंबी नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब है PTI अब इस पोजीशन पे आ चुकी है जो माजी की गलती उसने की थी, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी या एक्सटेंशन दी थी, वो अब कौम के सामने वो समझती है कि
कि वो उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, आइंदा नहीं होगी? देखिए, नंबर एक बात तो एक मिसपरसेप्शन है कि जी हमने किसी एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट से वो हुकूमत हासिल की। हमारी कंटेंशन तब और आज भी यही है कि तकरीबन 35 सीट्स हमारी जो थी वो हमसे ली गई थी, और इसलिए ली गई थी ताकि एस्टैब्लिशमेंट का जो एक टिपिकल ऑपरेशनल मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि जी कमज़ोर हुकूमत बनाई जाए, कमज़ोर, और ताकि उसको जब भी वो चाहें दे कैन किक आउट द प्राइम मिनिस्टर एंड किक समबडी इन। तो हम 35 सीटों से महरूम किए गए थे। उसके बाद हमने एक कमज़ोर हुकूमत बनाई। आजकल जब कभी खान साहब बैठते हैं, अरेस्ट होने से पहले जब भी बात होती थी, तो ये बात रियलाइज़ की जाती थी कि इंसान जो है वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के साथ साथ ग्रो भी करता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है। अगर मैं इस सवाल को इस कॉन्टेक्स्ट में लूँ कि क्या आज अगर हमें ऐसी हुकूमत मिले तो क्या खान साहब दोबारा वो ऐसी हुकूमत कबूल करेंगे, तो मेरा जवाब बिल्कुल असर्टिव नेगेटिव में होगा। इससे आप अपने नतीजे अखज़ कर सकते हैं। अगर हम आएंगे, अवामी मैंडेट पे आएंगे और एक स्टेबल हुकूमत बनाने की पोजीशन में होंगे अगर, तो फिर ये हुकूमत बनाएंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल है कि खान साहब मेरी बड़ी क्लियर किसी की बेसाकी पे नहीं आएंगे किसी भी सूरत में। इसको आप जो मर्जी समझ लें कि हमने लर्न किया है, हमने गलती की है, ये कुछ भी है, ये आपकी अपनी डिस्कशन है, इसके ऊपर समझ लीजिए। ठीक है, मैं इस पे ज्यादा बहस नहीं, टाइम नहीं है। अच्छा सर, दूसरा पॉइंट ये था कि जी आर्मी चीफ ने क्लियर कर दिया है कि हमें अपने आईनी हदूद पता है, तो फिर आप उनसे मिलकर क्या उनको बताएंगे उनका आईनी हदूद? वो उन्होंने एक जो उसकी क्लॉज है जी कॉन्स्टिट्यूशन की, वो उन्होंने जिक्र किया, 19 की क्लॉज है। मैं इसके अलावा और बहुत सी क्लॉजेस भी साइट कर सकता हूँ जिसमें बहुत सारा और कुछ भी कहा गया है। और अगर आप इसमें से एक क्लॉज को 3rd शेड्यूल के साथ उनकी अपनी ओथ ऑफ ऑफिस के साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका कोई राइट नहीं है कि वो किसी स्टेज पे किसी भी कॉन्सिक्वेंस में मुल्क के पोलिटिकल मैटर्स में इंटरफेयर करें, जबकि एक कंसिस्टेंट फीचर रहा हुआ है। लेकिन आप सिर्फ फौज से बात करना चाहते हैं, आप उन पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करना चाहते हैं जो इस पॉलिटिकल सिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, MQM, आप उनसे बात ही नहीं करना चाहते, तो कैसे ये वाला जो आखिरी जुमला है कि हमें इन तमाम चीज़ों से निकलना होगा, तो आप सिर्फ फौज से बात करके कैसे निकल सकते हैं? ये भी तो एक बहुत बड़ी ताकत है सियासी जमातें। डॉक्टर साहब, ये एक बड़ा ही एक सवाल है जो बार बार पूछा जाता है और मैं बार बार एक ही जवाब देता हूँ कि देखिए, हमारी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टी से एंगेज कर रहे हैं। इस वक्त हमारा एक इत्तेहाद बना हुआ है, 6 पॉलिटिकल पार्टीज उसमें हैं और कुछ और पार्टीज अनकरीब शामिल हो रही हैं उसमें, तो ये लार्ज हो जाएगा, 9 या 10 लोगों का इत्तेहाद हो जाएगा। सो टेक्निकली मैं ये इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट से अवर्स नहीं हैं, हम कर रहे हैं, बल्कि एक इत्तेहाद तक भी बना हुआ है। अब ये 3 पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों हमने एक्सेप्शन बनाया? इसलिए कि ये अवामी मैंडेट को जो चोरी हुआ है उसकी बेनिफिशरीज हैं, डायरेक्ट बेनिफिशरीज हैं। आज इनकी जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ उस मांग की वजह से है जो कि इनकी कशकोल में डाली गई है, एस्टैब्लिशमेंट ने डाली है ऑफ कोर्स, और इनसे हुकूमत बनाई है। इससे ज्यादा अनस्टेबल हुकूमत हमने कभी देखी नहीं है, ये आप भी जानते होंगे। नहीं सर, मैं यहाँ उज्जत करूंगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने ये पॉइंट ऑफ व्यू दिया हुआ है और बार बार कहा हुआ है कि हम इन 3 पार्टियों से बातचीत नहीं करना चाहते। लेकिन सर, इसके दूसरा पहलू भी तो देखें कि ये 3 सियासी जमातों के नीचे भी जो वोट है वो एक बड़ी तादाद में वोट है, आवाम का बहुत बड़ा। चले हम मान लेते हैं कि जनाब आपको बहुत ज़्यादा वोट मिला, आप लार्जेस्ट पार्टी हैं, पॉपुलर पार्टी हैं, लेकिन इन 3 सियासी जमातें भी तो एग्जिस्ट करती हैं जिसके पीछे आवाम की एक बड़ी ताकत है, और हो सकता है ये तीनों मिलें तो आपसे ज़्यादा हो जाए या 4 मिलें। तो क्या आप इनको एक्सक्लूड करके पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पर एक पॉजिटिव डिस्कशन कर सकते हैं? ये मेरा सवाल है, अगर इसको ज़रा मुख्तसर सा आप बता दें सर। देखिए, मैं फील करता हूं कि इनके सियासी जमात होने के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और क्यों है मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, सियासी जमात जो है वो हमेशा प्राइड करती है इस चीज़ से कि वो आवाम की सपोर्ट, आवाम के वोट से हुकूमत में आई है। लेकिन अगर एक सियासी जमात जो है उसको अपना वोट ना मिला हो और वो किसी दूसरे के वोट की मांग जो है वो अपनी कशकोल में डाले और आगे चले, तो मेरे जैसे शख्स के नज़दीक जो एक क्विंटेसेंशियली एक डेमोक्रेट है, मैं फील करता हूँ कि इन लोगों का सियासी जमात कहलाना ही जो है वो एक बहुत बड़ा सवाल निशान। तो इसलिए आप इनसे बात ही नहीं करना, नहीं एक्सक्लूड। लेकिन मुझे जवाब नहीं मिला, बहरहाल मैं आगे चलता हूं, टाइम नहीं है, क्योंकि निजाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर इस्टेब्लिशमेंट है तो एक बहुत बड़ा हिस्सा ये सियासी जमातें हैं और इसके पीछे भी आवाम है।
आप उसको तो नहीं माइनस कर सकते। जिस तरह हम खड़े होकर कहते हैं मीडिया में कि आप इमरान खान को माइनस इसलिए नहीं कर सकते कि उसके पीछे अवाम की एक ताकत है, अवाम मौजूद है। आप 9 मई वाक़ा हो 10 मई। डॉक्टर साहब, इनकी जो सपोर्ट बेस है वो उस सपोर्ट बेस के प्रोपोर्शन जो है सीटें ले लें और बैठ जाएं, हम इनको सियासी जमात मान लेंगे, इनसे बातचीत भी कर लेंगे। ठीक, चले आगे। जो इनकी मांग, जो इन्होंने मांग पूंग के अपने बस बात खत्म सर, हो गया। आपने कहा कि अगर ये मेरिट पर इलेक्शन जीतते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, तो इनसे भी बात हो सकती है। अच्छा सर, मैं JUI के सरबराह की बात कर रहा था, बड़े इख्तिलाफात रहे लेकिन उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान है। मैंने आपको वीडियो भेजी थी, पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है। उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बयान दिया कि PTI के संजीदा लोग आए थे और हमारी मुलाकात हुई थी, और 2024 के इलेक्शंस के ऊपर जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू है, और बातचीत हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, इन इश्यूज़ पे इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन कुछ लोग सबोताश करते हैं जो आपके मौजूद हैं, पार्टी के दूसरे लोग। संजीदा अगर कोशिश हो तो ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। आप क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए, बड़ा क्लियर है हमारा स्टांस इस सिलसिले में। खान साहब ने ये कहा था कि 3 जमातों के अलावा आप हर पॉलिटिकल फोर्स के साथ इंगेज करें और उनको अपने इत्तेहाद में शामिल करने की कोशिश करें। जमीयत उलमा इस्लाम के साथ, मौलाना साहब के साथ भी हमारे लोगों ने किए थे। अब इशू ये है कि इनके साथ एक हमारा पास्ट में, माजी में एक रिलेशनशिप ऑफ मिसट्रस्ट, डीप मिसट्रस्ट रहा हुआ है। सो उसमें से निकलते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। जो लेटेस्ट हमारी इंगेजमेंट हुई है, हमारी जो लोग थे गए थे, मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक मिनिमल कॉमन एजेंडा जो है वो इस्टेब्लिश होने में शायद चंद ही दिन और लगे, और उसके बाद हम उम्मीद करते हैं, बड़ी सॉलिड उम्मीद है हमें कि जी मौलाना साहब भी हमारी पाकिस्तान में डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्टोरेशन की जो जद्दोजहद है उसमें एक फरीक के तौर के ऊपर शामिल होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है, और यही पार्टी का डोमिनेंट जो है एक नैरेटिव भी है जी। ठीक है। अच्छा सर, मेरे पास दो क्वेश्चन है, जल्दी इसका जवाब दे दीजिएगा। एक तो ये है सर कि आप फौज से बात करना चाहते हैं, बिल्कुल सही कहा। बहुत सारी बातें हैं जो आपकी बात से मुत्तफिक होंगे बहुत से लोग, और बहुत से लोग भी नहीं मुत्तफिक होंगे। लेकिन अगर आप फौज से बात करना चाहते हैं, जो ये सोशल मीडिया में व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और ये जो हमदर्द बैठे हुए हैं, PTI के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं, जो अपने आप को PTI का लीडर कहते हैं, मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो आपका सोशल मीडिया है, कैसे मुज़ाकरात होगी आपकी और फ़ौज की अगर आप फ़ौज को टारगेट करेंगे, आर्मी चीफ को टारगेट करेंगे, DGISI को टारगेट करेंगे और ऐसे बयानात देंगे, तो जाहिर है वो इदारा आपके साथ, आप और उसके दरमियान कैसे मुफाहमत होगी? देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपको बताऊं, ये सोशल मीडिया के बारे में बहुत मिसपरसेप्शंस है मार्केट में। जितने भी हैं वो हमारे एक अंदाजे के मुताबिक कोई 28-29 हज़ार ये सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट्स हैं बाहर बैठे हुए, इनके ये हमारे एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, हम इनको पे नहीं करते। ये वॉलंटियर्स हैं जो अपने अपने तय, अपने अपने बिलीफ और अपनी अपनी इनर फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर काम करते हैं। बिल्कुल मैं मानना पड़ेगा मुझे भी कि बाज़ दफ़ा वो हदूद जो है वो क्रॉस करते हैं, उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब, हमारा इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, हमारे नहीं, आपका कंट्रोल नहीं है, ठीक है, आई एग्री, बट डिसोन तो करते हैं ना आप ऐसे बयानात को। अगर इमरान खान के बुनियाद पर वजीर सेक्रेटरी इत्तलात मरकजी आज ये ऑनर करे कि इमरान खान ऐसे किसी बयान को जो फौज या आर्मी चीफ या DGISI या किसी आला ऑफिसर्स के खिलाफ तज़हीक आमेज़ बयानात जो देते हैं, उसको PTI डिसोन करती है। इतना तो करेंगे नहीं सर आप? ये हमने किया हुआ है जी। अगर आप मेरे पास बयानिए निकाल लीजिए, अगर कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा कि कुछ लोग थे जो कि अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे और उनका जो नैरेटिव था वो हमारे नैरेटिव के साथ बिल्कुल सिंक नहीं करता था। हमने फॉर्मली अपने आप को उनके साथ डिसएंगेज किया हुआ है। ठीक है, हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा है ये। चले, आपने कर दिया, आप इसको एग्री करते हैं, बात ही खत्म हो गया। आखिरी सवाल है सर, इसका जरा जवाब दीजिएगा। PTI को, इमरान खान तो जेल में है, PTI को, हालांकि दूसरी सियासी जमातों में भी वकील मौजूद हैं, केसेस लड़ते हैं, PTI को वकीलों ने कब्जा कर लिया है और हर वकील PTI का तर्जुमान बन गया है। तो ये जो वकील आए हैं, ये कैसे चाहेंगे कि इमरान खान जेल से बाहर आए, क्योंकि इनकी सियासत तो ख़त्म हो जाएगी।
नहीं, देखिए, इनको पार्टी में लाने वाले, इनको सियासत में लाने वाले इमरान खान खुद हैं। सो इनका और उनका जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है, वो डाइवर्जेंट नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हमारी कोर कमेटी में 73 लोग हैं जी, उसमें से सिर्फ 6 वकील हैं। हमारी जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पावरफुल कमेटी है, उसको हम पॉलिटिकल कमेटी कहते हैं, जो रिसेंटली खान साहब ने बनाई है, उसमें मेरा ख्याल है 1 वकील है, सिर्फ 2 वकील हैं शायद। वो 21 बंदों की कमेटी है। लेकिन लगता ये है कि 6 लोगों ने 73 लोगों की जो आपकी कमेटी है उस पर कब्जा किया। डॉक्टर साहब, आई बेग टू डिसएग्री विद यू। ये एक परसेप्शन हो सकती है, ये रियलिटी नहीं है। कमेटी, पार्टी जो है वो सियासतदान ही चला रहे हैं, डोमिनेट वही करते हैं। पार्टी की पोजीशंस देख लीजिए आप। नाज़रीन, ये थे जनाब रऊफ हसन, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ की। वक्त खत्म हो जाता है, डॉक्टर दानिश में दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।